एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज हमारे साथ प्रोग्राम में देश के दो जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। मेट्राइस से हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और वोट वाइब से हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। आज बड़ा दिन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रिकॉर्ड बनाया है, और वो रिकॉर्ड है निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे वक्त तक पद पर बने रहना। नेहरू जी का रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज तोड़ दिया है। उसकी चर्चा केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में हो रही है। इस सेंस में आप देखिए जरा, सोशल मीडिया कर थोड़ा खंगालेंगे, दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, सब ने उनको बधाई दी है। और मैं आपको एक दो उदाहरण उसके अभी दूंगा। और देश भर में भी आप आज इसका माहौल देख रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना भी है। तो ये हम लोग आज एक करते हैं, एक अवलोकन करते हैं कि मोदी जी की लेगेसी कहाँ है, कितनी बड़ी है। और चूंकि तुलना सीधे नेहरू जी से ही है, तो फिर वो भी हम लोग आज थोड़ा करेंगे। लेकिन किस पैमाने पर बात करेंगे ये भी तय होना चाहिए। एक तो दो बड़े डिफरेंट एरा हैं। आप टेन्योर तो ठीक है, रिकॉर्ड है, वो तो नंबर ऑफ डेज मोदी जी आगे आ गए उसमें। लेगेसी के तौर पर आप इकोनॉमिक फ्रंट पर बात करेंगे, जो जिन चुनौतियों के बीच में उन्होंने गवर्न किया, उन चुनौतियों की तुलना आप करेंगे। सोशल सेक्टर में जो काम हुआ है उसकी बात आप करेंगे। कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला उसकी बात आप करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को कहाँ पहुँचाया गया उसकी बात करेंगे। अलग अलग तरीकों की बात हो सकती है। या फिर एक पॉलिटिकल रीच की बात हो सकती है। नेहरू जी की पॉलिटिकल रीच उस समय कांग्रेस पार्टी की क्या थी, उसमें उनका कितना योगदान था, कितना आज़ादी से बनी हुई कांग्रेस पार्टी का अपना रोल था उसमें। मोदी जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं उसकी आउटरीच जो है देश में आज कहां तक हुई है, उसका कितना श्रेय प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कितना उनकी पार्टी का, इस पर बात करते हैं। आइए पहले हम पॉलिटिकल फ्रंट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बंगाल की आज खबर में भी, सुर्खियों में भी है बंगाल की बात। क्या है, एक और राज्यसभा की सांसद है सुष्मिता देव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वो भी अब शायद बीजेपी ज्वाइन कर ही लेंगी, नहीं वो भी तय ही है। और बंगाल वाले जो थे, जो 58 विधायक ले गए थे, उन्होंने कहा 6 और हमारे पास आ गए, तो वो कह रहे हैं हमारे 64 विधायक हो गए हैं। और इधर दिल्ली में ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन आज हर जगह हर आदमी से यही बात सुनने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है ममता बनर्जी से, पार्टी में आप आ जाइए और आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, अभिषेक जनरल सेक्रेटरी बन जाए। और किसी ने तो ये भी लिखा कि ममता जी कह रही हैं कि हमको राज्यसभा भेजिए और राज्यसभा में हमको विपक्ष का नेता बनाइए, खड़गे जी की जगह। सारी बातें मैं फिर कह रहा हूँ, ये शुद्ध स्पेक्यूलेशन है किसी। लेकिन एक जगह ये भी था कि भाई कांग्रेस ने ये कंफर्म किया है कि वी आर ओपन टू द आइडिया, बट दिस हैज टू कम फ्रॉम ममता। वो अगर ऐसा चाहे तो फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। हमने ऐसी कोई बात आगे नहीं बढ़ाई है। तो ममता जी की पार्टी का हाल पहले देवेंद्र जी बता दीजिए आज की नई रोशनी में। बहुत बुरा हाल है। और आज तो बंगाल में नाम भी चलने लगा, वो 19 नाम जो कि ऑलरेडी लोकसभा के सांसद हैं वो स्विच कर सकते हैं। उसमें सरप्राइजिंग नाम भी है, जैसे सयानी घोष की बात कर रहे हैं, और या इस तरह के एक दो नाम ऐसे हैं जो कि सरप्राइज के तौर पर हैं। और हमें ये बताया जा रहा है, और टीएमसी के सोर्सेज के द्वारा बताया जा रहा है कि ये नंबर आगे और बढ़ेगा, और दोनों में ही, लोकसभा के सांसदों में भी, राज्यसभा के सांसदों में भी। तो क्रमशः ये नंबर और आगे जाता जाएगा। और इस लिहाज से कोई बहुत जो असंतुष्ट हैं वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है, खासतौर पर लोकसभा वाले। राज्यसभा वाले समय समय रह के जिनका एश्योरेंस हो जा रहा है कि हाँ आपको कर दिया जाएगा, वो दे पा रहे हैं। अन्यथा अगर बीजेपी आज ये गेट खोल दे अपना, सुखेंदु शेखर रॉय भी इस बात को कह रहे हैं कि आज अगर बीजेपी ओपन कर दे अपना गेट, तो फिर टीएमसी खाली हो जाएगी। ठीक है, वैसे स्पीकर तो लौट आए ना दिल्ली। तो लौट अभी इस पे मतलब कुछ जल्द फैसला हो सकता है, जल्दी ये लोग टाइम दे सकते हैं। अब ये भी तो मोदी का ही किया है ना कि अब टीएमसी की जो हालत हुई है मोदी की वजह से। उनकी पॉलिटिकल लेगेसी में बंगाल की जीत तो कहीं ना कहीं लिखी जाएगी ना। 100%, क्योंकि बंगाल के जो भी चुनाव आपने लड़ा है बीजेपी ने, वो मोदी के ही चेहरे पे लड़ा है। वहाँ कौन से लीडर ऐसे थे जिनको आप कह सकते कि वो चुनाव में गए थे और उनका वहाँ बहुत सारी पकड़ थी। शुभेंदु अधिकारी ठीक है, एक लीडर थे जो आए हुए थे और मंत्री भी रहे थे, काम कर रहे थे, हिंदुत्व पे बोल भी रहे थे, लेकिन वो चेहरा नहीं थे। कुछ चेहरे, कुछ जगहों पे उनके चेहरे को आप भजा सकते थे, लेकिन यदि किसी का चेहरा वहाँ यूज हुआ था
तो नरेंद्र मोदी का यूज हुआ था। और क्यों? लोगों को लगा कि ये डेवलपमेंट यहाँ लेकर आएंगे जिस तरीके से देश पिछले 10-12 सालों से बढ़ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल लेगेसी में पश्चिम बंगाल का स्थान कहाँ है? सबसे ऊपर है। आज के डेट में पूछिएगा तो सबसे ऊपर वही है, यूपी से भी ज्यादा। यूपी से भी ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि यूपी में एक ऐसा लीडर है जो अब पूरी तरह से हम उस चीज को सेटल कर दिए, तो उसमें ये बढ़ा बंगाल। और ये इसलिए बढ़ा कि एक बॉर्डर एरिया भी था, जिस तरीके से बांग्लादेश का अपना प्रभाव यहाँ बढ़ते जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए उनका तो प्राथमिकता के रूप में वही जाता, और उस पर उन्होंने काम भी किया। और उस काम का नतीजा यही हुआ कि आप इतने बड़े जीत के साथ आए। और आज आने के बाद जिस तरीके से उस विपक्ष के अंदर कहिए, जो आज पार्टी है टीएमसी, उसके अंदर जो भगदड़ मचा है, उनको लगता है कि पिछले अगले 15 सालों तक हमें लगता है कि टीएमसी का कोई स्वरूप नहीं रहेगा। वो भगदड़ इसलिए मचा है, यदि उनको लगता कि यदि ये चुनाव हारने के बाद अगले चुनाव में फिर टीएमसी ऊपर करा सकती है तो रुकते। पार्टी का ही भविष्य नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, तो इसके लिए भगदड़ अब मचा। देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो एनडीए की सरकार वाले राज्य थे 7 और बीजेपी की अपनी सरकार थी 5 राज्यों में। आज एनडीए की 22 राज्यों के अंदर सरकार है। 2014 में बीजेपी शासित, एनडीए की बात करता हूं, चलिए, एनडीए शासित राज्यों के अंदर जितनी आबादी रहती है वो देश की आबादी का 28% था, ये 2014 में। आज जितने क्षेत्रफल पर एनडीए की सरकारें हैं उनमें भारत की 70% आबादी रहती है। 28% से 70% तक आबादी की, मुझे ये पैरामीटर ज्यादा ठीक लगता है कि आप कितनी पॉपुलेशन को गवर्न कर रहे हैं, शासन दे रहे हैं। तो ये बात आप देखिए। और विधायकों की संख्या अगर आप देखेंगे 2014 में 1000 विधायक थे भाजपा के, आज वो 1600 के करीब विधायक हो चुके हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी के बिना मुमकिन नहीं था। देखिए क्या है कि जब नरेंद्र मोदी जी नेशनल पटल पर आए 2014 में, और जो एक सिंपल मेजॉरिटी मिली, आई थिंक लगभग 30-35 सालों के बाद, 30 सालों के बाद किसी भी सरकार को 1984 के बाद, तो उसके बाद जितने भी राज्यों के चुनाव हुए जहां भाजपा जीती, वहां पर नरेंद्र मोदी ही एक तरह से सुपर सीएम चेहरा थे, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े गए। हरियाणा जहां भाजपा की 5 सीटें थी शायद, वहां पर सरकार बनी। जहां पर महाराष्ट्र में नंबर 4 पार्टी थी बीजेपी, वहां सरकार बनी। आसाम में सरकार बनी। तो बहुत सारे जो अनचार्टर्ड टेरिटरीज थे जहां भाजपा पहले दूसरे भी नहीं, तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी थी, वहां भी भाजपा की सरकार बनी। तो सुपर सीएम चेहरा नरेंद्र मोदी, जितने भी राज्यों में पहली बार भाजपा की सरकार बनी उस पीरियड में 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में, जिसमें आपका उड़ीसा भी आएगा। और आप अभी अगर आप बंगाल देख ले, वहाँ भी जहाँ भी भाजपा ऑपोजिशन में रहती है वहाँ तो सीएम चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती नहीं। तो यानी सुपर सीएम चेहरा प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लस 4-5 जो भी लोकल लीडर होते हैं, जैसे बंगाल में थे, उनके अंडर में चुनाव लड़ा जाता है। अब ये एक डेटा और निकाला अमिताभ जी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बारीक भी जाया जा सकता है डेटा के जरिए। इन्होंने डेटा ये दिया है कि 2024 में बीजेपी को 36.6% वोट, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में 36.6% वोट मिला, जिसमें से 27.4 बीजेपी का कोर वोट है, आइडियोलॉजिकल वोट है जो उसको आता ही, और 9.2% वोट नरेंद्र मोदी का अपना वोट है जो वो लेकर के आए लोकसभा इलेक्शन के अंदर। अब दूसरा जो मीट्रिक दिया है उन्होंने, वो ये बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को जितना भी वोट मिला उसमें नरेंद्र मोदी के नाम का वोट 25% था। आपने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि ये वो वोट है जो अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो वो व्यक्ति वोट नहीं करता भाजपा को जी। और एलाइज की अगर आप बात करेंगे तो एनडीए एलाइज को जितना वोट मिलता है उसमें नरेंद्र मोदी के नाम का वोट 27% होता है। अगले चार्ट से और बहुत क्लियर हो जाएगा नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए क्या अहमियत रखते हैं। 2024 के इलेक्शन में ऑपोजिशन और एनडीए में वोटों का, एब्सोल्यूट वोट्स का अंतर था 1.5 करोड़ वोट का, और आपका ये गणित आपने दिया है, और नरेंद्र मोदी का अपना वोट जिसको वो कह रहे हैं जो उनके नाम पे आता है वो 7 करोड़ वोट है। तो नरेंद्र मोदी ना हो तो अब इन तीनों लोकसभा इलेक्शंस का नतीजा फिर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, क्योंकि 2024 में इंडिया ब्लॉक इकट्ठा था, तो आप अगर देखें तो सीटों के मामले में भी और वोट शेयर के मामले में भी ज़्यादा फर्क नहीं था। तो अगर 28 करोड़ वोट एनडीए को मिले थे और उसमें से 25% हम कह रहे हैं कि
प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिले, मतलब लगभग 7 करोड़ वोट तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिले थे। यानी 2024 में जो इतना क्लोज इलेक्शन हुआ उसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्लियरली प्राइम मिनिस्टर मोदी निकल के आए। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें क्योंकि विपक्ष उस वक्त बिखरा हुआ था, उस वक्त 11 करोड़ की लीड थी, क्योंकि उस वक्त लार्जली यूपीए था, यूपीए बनाम एनडीए, और उस 11 करोड़ में से 8.5 करोड़ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से था। अच्छा। यानी 2024 का चुनाव लार्जली जो चेरी ऑन द केक है, आप एक तरह से कह सकते, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट मिला है और सरकार तीसरी बार बनाने में सक्सेसफुल रही है। मैं जो आपको कह रहा था कि विदेशों से भी जो उनको बधाई संदेश आ रहे हैं, इसमें से केवल एक पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि इससे हम वो फिर आगे की बात नेहरू जी से तुलना वाली बात लेगेसी की कर सकते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट है, जिन्होंने कहा था मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हुई, वो क्या लिख रही हैं आज? डियर नरेंद्र मोदी, टुडे यू आर बिकमिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज हैड, कंग्रेचुलेशंस। ये लाइन मैटर करती है। विद यू इंडिया नॉट ओनली लैंडेड ऑन द मून, इट इज शूटिंग फॉर द स्टार्स। आप विद यू, आपके साथ भारत चांद पर तो पहुंचा ही, अब सितारे तोड़ने की ख्वाहिश रखता है, ये वो लिखती है। अब कोई नेहरू जी के बचाव में कोई आएगा तो सीधे क्या कह रहे हैं, इसरो तो नेहरू जी ने बनाया था। इसरो नेहरू जी ने बनाया था, नेहरू जी ने बहुत काम किया था। तो वही तुलना जो है आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है, कौन बेहतर, किसने देश को ज्यादा दिया, नेहरू जी ने या मोदी जी ने। अब हंस रहे हैं देवेंद्र जी, देखिए सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये बीजेपी तो इस काम को करती हुई है लगातार। अगर आप देखें तो नेहरू जी को लेकर वो रिस्पेक्ट दिखाते हुए उनकी कमियों को भी बताया जाता है। अपोजिशन इसको एकदम से अदरवाइज नहीं लेता है, उनको ये लगता है कि नेहरू जी की कमियां इसी बताई। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अगर आप देखें तो हाउस में वो तो सभी प्रधानमंत्रियों की कितनी बार तारीफ कर चुके हैं, लेकिन जो कमियां जो खामियां रही हैं उसको तो बताया जाएगा ना। जैसे वो नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि अगर उनकी चली होती, उसमें कुछ लाइन थे ऐसे कि अगर उनकी चली होती तो उनकी नहीं चली होती और पटेल की चली होती तो कश्मीर कोई समस्या नहीं रही होती, और अगर नेहरू जी की चली होती तो हैदराबाद भी आज एक प्रॉब्लम होता। ठीक है, तो मान लिया अगर इस तरह की का परिप्रेक्ष्य अगर है और उस बात को कहा जाए या कुछ उनकी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बताया जाए कि हाँ नेहरू जी में ये कमी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल उनकी जो लेगेसी है उसको कोई खारिज कर सकता है या बीजेपी करना चाह रही है। कमियां तो बताती है, उसमें दिखाया जाता है कि हम आज के दिन को इतना बड़ा इवेंट बीजेपी क्यों मना रही है? एनडीए के सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी के एनडीए के सारे नेता, केंद्रीय मंत्री सब अभी भारत मंडपम में, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी अभी थोड़ी देर के अंदर होने वाली है। कांग्रेस कह रही है ये तो गिनती अधूरी है, 1952 से गिनती क्यों करेंगे, नेहरू जी तो 47 से थे प्रधानमंत्री। नहीं, ये इतना बड़ा है सौरभ, और जितना बड़ा आप समझिए उससे ज़्यादा बड़ा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से। अगर आप समझे गिनती की बात वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि 1947 में जब नेहरू जी बने पीएम पहली बार, तो ऐसा तो था नहीं ना कि वो निर्वाचन के द्वारा आए थे, निर्वाचित हुए थे। वो तो 52 में इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन, तो वो 5 साल तो आपको प्लेट में सजा के मिल गया। दूसरी चीज़ की देखें कि नेहरू जी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद एक पूरे थाल में सजा के दिया गया, थाल की बात मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, जो परिस्थितियाँ भी रहीं कि अंग्रेज छोड़ के गए, गुलामी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, वो रहा, उसमें संघर्ष रहा, गांधी जी किस प्रकार से साथ थे, उन सारी चीज़ों के हिसाब से आप देखें तो सब कुछ एक तरह से तय करके कर दिया कि आप ही होंगे पीएम। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अगर तुलना आप करें तो इनके केस में वो चीज़ नहीं था। उनकी अपनी पार्टी के लोग तब नहीं चाह रहे थे। क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता चाह रहे थे क्या तब कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए? आप बताइए। अब बीजेपी के जितने नाम, मैं कह रहा हूँ कि नहीं चाह रहे थे, आप जितने नाम उस समय लेकर देख लें, उनका रास्ता लगातार रोकने की कोशिश की जाती थी। उस कंडीशन में वो व्यक्ति एक गुजरात जैसे छोटे से स्टेट, ऐसा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से तुलना करें कि बहुत सांसदों का बड़ा हुजूम हो, जनसंख्या बड़ी हो, गुजरात जैसे छोटे स्टेट से वहाँ पर वो व्यक्ति एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं और उस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं अपने संसाधनों के साथ, अपने लोगों के साथ। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है पॉलिटिकली, इसको देखिए। तो बीजेपी के सौरभ तब बड़े बड़े नेता ये कहते थे, जब पूछा जाता था कि मोदी जी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर अनाउंस किया जाएगा क्या, तो नाम उन लोगों का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो सीधे आते नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, जैसे वैसा होगा जेडीयू तुरंत भाग जाएगी, तब जेडीयू साथ थी तो हमारा वोट 5% वैसे ही घट जाएगा। बाद में जब हो गए तो पूछा जाता था कि नंबर्स कितने आएंगे, 180, 190, 200, 210। तो तत्कालीन बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ख्वाहिश ये थी कि नरेंद्र मोदी के सहारे उतने नंबर आ जाएंगे और उन नंबर के बाद इनके नाम पर तो सपोर्ट आएगा नहीं एलाइज का, प्रधानमंत्री तो हम लोगों का रहेगा। और उस हिसाब से मोदी जी से इक्वेशन ठीक रखी है। और इसमें एक आपको दिलचस्प चीज़ बताऊं, जो कि CR पाटिल
ने कल बताया सौरभ इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए। उनका ये कहना था कि गुजरात में, और तब भी हमें इस बात की जानकारी मिली थी जब इलेक्शन खत्म हो गया था 2014 के लोकसभा का, तो वहाँ पर तब मोदी जी ने वहाँ के सारे ब्यूरोक्रेट्स की एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग नहीं, गेट टुगेदर, उनकी पत्नियों के साथ, और जो सांसद थे उनको भी बुलाया, और उसमें उन्होंने कहा, अभी काउंटिंग नहीं हुआ था, कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग से पहले, काउंटिंग से पहले, और वो रिकॉर्डिंग में है, वो ऐसा नहीं है सिर्फ कहने की बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग में है वो चीज़। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा काम करने का अनुभव। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि मैंने अधिकारियों को कैसे हैंडल किया, उन्हें गेट आउट बोला कि नहीं, उन्हें डांटा कि नहीं, और इनकी पत्नियों को भी ये लग रहा होगा कि हो सकता है हमारे पति डांट सुनते होंगे मोदी से और हमें आके नहीं बताते। तो मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी पे कोई चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, डांटा नहीं, गेट आउट नहीं बोला, फाइल नहीं फेंका, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैं बता रहा हूँ। तो एक गेट टुगेदर प्रोग्राम था, लेकिन उसमें सोचिए सौरभ ये कि काउंटिंग से पहले इस बात को कहना, और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि तब उन्होंने एक बार तीसरे फेज के बाद चेक किया था, उस सोर्स से मेरी भी बात हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली के पंडित लोग क्या कह रहे हैं। पंडित वो बोलते हैं राजनीतिक विश्लेषक को, कि पॉलिटिकल पंडित जो हैं दिल्ली वाले वो क्या सोच रहे हैं। तो उसमें कहा गया कि सर 180, 190, 200 तक सीटें आएंगी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये सारे के सारे मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि अपने दम पर बीजेपी की सरकार बन, थर्ड राउंड के बाद ही उनको, थर्ड राउंड के बाद उनको। एक आज की चर्चा में, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो हो चुका, जो इतिहास है, जो लेगेसी है, उसको आज की खबरों के साथ साथ लेके चलते हैं। एक बात और चल रही है अभी मनोज जी, कि ये भी शायद और योगी मोदी जी के खाते में ही जाए, कि वो कह रहे हैं कि भारत को वो पूरी तरीके से भारत की पॉलिटिक्स को बाइपोलर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब अपोजिशन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने अगर आपको टिकना है तो ये गठबंधन करके कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को मजबूत करो। ये सुन रहे हैं ना चर्चा आप, पिछले 3 दिनों भी मिल जाए, पिछले 3-4 दिनों से जगन रेड्डी भी मिल जाओ, सब कांग्रेस, एक टेंट होगा कांग्रेस का टेंट बस, और उसका नेता राहुल गांधी। यही सबसे बड़ी समस्या है ना। मोदी जी ने कहा और बहुत सारे लोगों का बात है, लेकिन जब राहुल गांधी की बात आती है तो विश्वास कितना बड़ा। ममता के ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उनको मानते हैं कि लोग एक लीडर है, हो सकता है कि कल वो वोट ले आ सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो नेता मानने के लिए ही नहीं तैयार होते हैं। जब वो केरला गए तो लोगों का ये था कि उनको विश्वास नहीं कि हम उत्तर प्रदेश से जीत सकते हैं या आगे भी हम जीत सकते हैं। तो केरला गए किसके कारण? कि वहां उनको पता था कि पार्टी का एक मजबूत वहां पे बेस है। वायनाड गए तो वायनाड में एक पार्टी का मजबूत बेस है और उसमें हमको समर्थन मिलेगा, वहां से जीत गए। जो लीडर अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं जमा पा रहा है कि हमें एक सीट पे जीत कर आए, अदी बड़ौदा से उठकर इन्होंने बड़ौदा के साथ साथ बनारस का प्रधानमंत्री ने क्षेत्र को चुना था, तो उनका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था कि वो जीतने के लिए आए हैं और वो जीत कर जाएंगे। दोबारा उन्होंने वहीं से लड़ा, बनारस से, और जब लड़ा तो बहुत सारी उसमें परिस्थितियां ऐसी थी कि लग रहा था कि वो सीट पच जाएगा। इसके बाद भी उन्होंने लड़ा और आगे के लिए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को रखा। तो आप कितने उसके ऊपर टिकने जा रहे हैं? लेकिन जो परिस्थितियां बंगाल से दिख रही हैं कि विपक्ष का जो स्थिति बना है, अखिलेश का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो उनका हताशा दिख रहा है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हमें समर्थन दीजिए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि 2 पार्टी चुनाव हो तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं कर सकता। 29 तक ऐसी ये प्रैक्टिकली यही क्योंकि लोगों में डर तो दिख रहा है ना। जब भी बैठक हो रही है तो सबका डर एक ही है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराएं। पीछे छूटते हुए नरेंद्र मोदी नहीं दिख रहे हैं। इतने बड़े सारे निर्णय ले लिए गए और उसको इंप्लीमेंट कराते चले गए नरेंद्र मोदी, तो ये भी एक इतिहास है। चाहे 370 का ले लें, चाहे नोटबंदी ले लें, जीएसटी ले लें, जितने भी आप देखेंगे चीजों को, उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और उसको इंप्लीमेंट कराया। तो इसके बाद जनता के बीच में विश्वास बढ़ता है। देखिए, हर काम यदि आप 10 पॉलिसी लेकर आ रहे हैं या 10 वर्क कर रहे हैं तो 10 पॉपुलर नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे है कि 14 में जहां पॉपुलैरिटी थी, कमोपेश ऊपर नीचे बीच बीच में होता रहा होगा, बाय एंड लार्ज वो इंटैक्ट है पॉपुलैरिटी, ऐसा ही दिखता है ना आप लोगों एकदम होता है। देखिए, जब भी हम लोग अपने सर्वे में करते हैं और पूछते भी हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे आपका कितना भरोसा है, तो 1 से 1.5% का कोई डिफरेंस आता है, लेकिन वो जैसे इलेक्शन आता है फिर वो कवर कर लेता है। पूरे 12 साल ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चलता है। तो इसी कारण से हम लोग बार बार ये बोलते हैं, विपक्ष हम लोग पे भी आक्रमण करता है कि भाई इनके कैसा ट्रेकर चलता है या कैसा सर्वे चलता है, जिसको लेकर ये लोग इसी तरह का स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन तो फिर चुनाव में दिख ही जाता है। और वो चुनाव में दिख जाता है। तस्वीर दिखा देता हूं आपको। आज जब भारत मंडपम में अभी पहुंचे प्रधानमंत्री एनडीए के नेताओं की मीटिंग में, तो उनका स्वागत कैसे हुआ?
ये भारत मंडपम की तस्वीर है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो भी शुरू होगा, उसकी बात भी हम करेंगे। जो बात आपसे मैं पूछ रहा था लोकप्रियता वाली, आप ये वही एक बात, ये भाई बहुत अजीब बात है कि 12 साल में एक आदमी उतनी ही जगह लोगों के दिल में बना के रख के चल रहा है। अच्छा, इसमें कोई वो बात नहीं कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, ये तो डेटा में दिख रहा है ना। एक चीज सौरभ जी बताना चाह रहे, सॉरी अमिताभ जी, कि टाइम के इतने ये पंचुअल हैं। मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ था उस समय, जब 2011 की बात कर रहा हूँ, जब काम हो रहे थे। अधिन 9 बजे का समय दिया गया है, तो इनकी कोशिश होती थी कि सामने वाला 9 बजे, और जो आप बोल रहे थे कि ब्यूरोक्रेट को डांटते नहीं थे या ये नहीं कहते, देवेंद्र जी के जो भी है, उसके बाद का बता रहे हैं कि वो उनकी जिम्मेवारी होती थी कि सामने गेस्ट जो आ रहा है इनसे मिलने के लिए, वो 8:45 में हमारे चैम्बर में घुसे। आपके इतने फॉलो अप किए जाते थे। यदि वो आदमी लेट किया है तो उसकी कम गलती होती थी, वो ब्यूरोक्रेट की जो मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए रखा गया था ज्यादा होती थी। तो ये जब आपके हो अंदर में काम करने की, और ये टाइमिंग, इस पे तो एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि वर्क कल्चर इन्होंने जो है वो किस तरीके से सरकार का बदला है अपने खुद के अपने उदाहरण से। हाँ जी, नहीं, परिवेश भी हमें देखना है ना कि एंटी इनकम्बेंसी का दौर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में है। जब प्रधानमंत्री मोदी 12 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो यूके में गवर्नमेंट चेंज हुई, फ्रांस में चेंज हुई और अमेरिका में भी चेंज हुई है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं वो सिर्फ हार नहीं रही हैं, जैसे टीएमसी, डीएमके, बीजेडी बुरी तरह से हार रही हैं। दूसरी बात है कि कैसे पॉसिबल, आप कह रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 25% से ऊपर है, यानी हर चुनाव में आउट ऑफ एवरी 4 वोटर जो बीजेपी को वोट कर रहा है, 1 वोटर उसमें से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी कैंडिडेट ना हो तो शायद वो वोट ना करे, यानी वो कोर आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है। वो वोटर प्रधानमंत्री मोदी ने या तो कांग्रेस से या किसी रीजनल पार्टी से खींचा है बीजेपी की तरफ, और वो डिफरेंशिएटिव फैक्टर बन के ऊपर आया। तीसरी बात है कि ये कैसे हो रहा है। उनकी एबिलिटी है अपने आप को री इन्वेंट करने की, क्योंकि उनका फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ही मजबूत है। अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2026 तक कोर आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स को छोड़ करके, यानी यूसीसी पे तो काम चल रहा है अलग अलग राज्यों में, आर्टिकल 370 एटसेट्रा, राम मंदिर इनॉग्रेशन, हर वर्ग के समाज के लिए कुछ न कुछ नया स्कीम इन्होंने 2014 से लेकर 2024 के बीच में लॉन्च किया है और अपना दायरा जो है वो बढ़ाया है। पीएम उज्ज्वला योजना महिलाएं, पीएम किसान निधि किसान, स्वच्छ भारत एक सामाजिक एक तरह से आंदोलन की भारत में स्वच्छता हो। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन उन्होंने गवर्नेंस में बढ़ाया है ना। आज अगर वो जो बात कहते हैं ना कि भाई 2014 से पहले शायद उतना गर्व भारतीयों को नहीं था भारतीय होने पर, करेक्ट, लेकिन आज एक जो नेशनलिज्म का फरवर है आज पूरे भारत में, वो बहुत मजबूत है। वो कैसे हुआ है? क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो पब्लिक को जोड़ते हैं अपने मूवमेंट में। तो एबिलिटी टू री इन्वेंट हिमसेल्फ, आज भी अगर वो आई थिंक एज 75 के आसपास होंगे, 73 74 के आसपास, 75 एज है, तो आज भी अगर युवाओं में देखें तो उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई राहुल गांधी को युवा ज्यादा वोट कर रहे हो लोकसभा के चुनाव में, और किसी भी लीडर को, मनोज भाई साहब। मोदी जी तो टी-शर्ट भी नहीं पहनते, करेक्ट। तो हिज एबिलिटी टू कनेक्ट ऑल्सो, एबिलिटी टू री इन्वेंट और एबिलिटी टू कनेक्ट। अब देखिए, आप डेटा पे जाएंगे क्या काम हुए तो इसमें तो फिर खैर बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन फिर मोटा मोटा जो कुछ सब जगह शेयर हो रहा है, 58 करोड़ जनधन खाते, बैंक अकाउंट, 58 करोड़ लोगों की बेसिक चीज, 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, 11 करोड़ लोगों को एलपीजी का कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को राशन, 15 देशों के संसद में संबोधन, 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान, 22 राज्यों में एनडीए की सरकार, 51 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों के खाते के अंदर ये किए जा चुके हैं। और अगर थोड़ा आज बिल्कुल करंट डेटा मैं आपको दूं अगर और कुछ और, तो हाईवेज 2014 से पहले 91,000 करोड़, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा जहां भी, तो 91,000 करोड़ 2026 में है लगभग 1.5 लाख करोड़। एयरपोर्ट 74 से 160 हो गए। पावर जनरेशन कैपेसिटी 248 गीगावाट से 530 गीगावाट हो गई, लगभग दुगनी हो गई। इसके अलावा जीडीपी आप बात करें तो नॉमिनल जीडीपी 2014 में 2 ट्रिलियन के करीब थी, आज 4.25 ट्रिलियन के करीब है। पर कैपिटा इनकम तब लगभग 86,000 थी, एक साल में एक आदमी
86,000 कमाता था, आज वो लगभग 2,40,000 है। फॉरेस्ट रिजर्व जब नरेंद्र मोदी आए तो 304 बिलियन थे, आज वो लगभग 700 बिलियन के आसपास रहता है, कम ज़्यादा। डिफेंस एक्सपोर्ट उस वक्त 686 करोड़ का होता था, आज 38,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट होता है। अब इसमें जो बात नेहरू जी के लिए लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने उस वक्त वो नींव डाली जिस पर आगे आने वाले और प्रधानमंत्रियों ने इमारत बनाई। मैं कह रहा हूं ये नींव डालने से कम काम है क्या? मैं डिफेंस एक्सपोर्ट का एग्जांपल देता हूं, क्यों आप 1,000 करोड़ का भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे? उस वक्त वो नींव ही डाली जा रही थी, वो 2 साल के अंदर तो नहीं पहुंच गया वहां भारत 38,000 करोड़ पे। कई सेक्टर में सौरभ इनको न्यू ही डालनी पड़ी है। और डिफेंस वाला आपने एकदम सही कहा कि डिफेंस के मामले में तो शुद्ध तौर पे कि 14 के बाद जब यहाँ पे आए और डिफेंस मिनिस्ट्री के तीनों चीफ के साथ मीटिंग इनकी शुरू हुई, तो शुरू में इन्होंने 2 चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। पहली बात तो ये कि हम अपना प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो एक तो अपनी ज़रूरतों के लिहाज से, दूसरा हमें एक्सपोर्ट करने के लिहाज से, और दूसरी चीज़ ये कि जिन देशों से हम आयात कर रहे हैं वो इतना सेंट्रलाइज कैसे है। कल को अगर कोई क्राइसिस हुआ और उस देश की नीति या नीयत कुछ बदले तो हमारे लिए संकट हो जाएगा। जाहिर है। तो उस कंडीशन में बहुत डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए जब तक हम आयात कर रहे हैं, और साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना चाहिए। उसी के बाद आपने देखा होगा कि तुरंत फ्रांस और ये सब खोल के करना शुरू किया। एक मिनट चंद्रबाबू नायडू को सुन लें जरा इंडिया की मीटिंग। Being continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the right leader at the right time at the right place. Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation, that is his strength. He is both our anchor and our innovator, working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us has constantly keep it in mind. मोदी जी का एक ही एजेंडा है, नेशन फर्स्ट। Entire nation has to follow. 21st century belongs to Narendra Modi ji. 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू 2001 नरेंद्र मोदी जी, elected as 21वीं सदी Chief नरेंद्र Minister. मोदी की। Now nearly 25 years. Sometimes I am also introspecting myself. How is able to live up to the expectations of the people? That is very, very important. 25 That साल is से the लोगों की अपेक्षाओं पे leadership खरे उतर रहे हैं। Honorable Prime Minister is having. Today, the world is in turmoil. Wars, fractured supply chains, energy markets in turmoil, facing aging problems. पूरी दुनिया में उथल पुथल है, Major जंगें चल economies रही हैं, slowing, uncertainty on every continent. हर जगह अनिश्चितता है। This very year, conflict near the Strait of Hormuz pushed oil towards $144 a barrel. $144 पर तेल है We are importing nearly 85% crude oil. और हम 80% तेल आयात करते The disruption could have been more severe, yet inflation held at around 3.5%, हैं, तब भी महंगाई नहीं बढ़ने among दी the गई, 3%, lowest 3.25%। in all major economies in the world. दुनिया में That is सबसे the कम महंगाई leadership भारत। our Honorable Prime Minister is providing. A proven performer, as Chief Minister, and now as Prime Minister, Narendra Modi ji continues to demonstrate the same spirit, same creativity, same spirit of innovation. Never I have seen him as tired for the last क्या हम so बात many कह रहे हैं? years. इनोवेशन Always he is एक बहुत energetic. बड़ी खूबी है। Not only energetic, he will give उतनी energy for ऊर्जा के others. साथ That is how he is maintaining himself. First time, Narendra Modi ji is equal to any leader in the world. I can say very clearly, दुनिया के किसी भी नेता के बराबर खड़े all हो surveys सकते are हैं। indicating who is very popular leader globally. That is our Honorable Prime Minister. That is our दुनिया के pride for सबसे the लोकप्रिय nation. नेता है नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू क्या? We are very happy for that. Sir, really, that is wherever you go, Indians and India is well respected because of you, sir. उनकी वजह Our से goal भारत is का, to भारतीयों का सम्मान become बढ़ा है दुनिया में। Number one economy globally. That is possible only through
our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It is going to happen one day. दुनिया की सबसे बड़ी This is अर्थव्यवस्था India's बनेंगे एक दिन। defining moment, the beginning of a golden era. Our faith in his leadership is complete. Our commitment to the people unwavering. Our resolve to build a Vikasit Bharat by 2047 unshakable. Vande Mataram, Jai Bharat, Jai Hind. उनके नेतृत्व में हमारा अटूट भरोसा है। 2047 तक विकसित भारत जरूर बनेंगे। वंदे मातरम के साथ अपनी बात खत्म की है चंद्रबाबू नायडू ने। मुझे बार बार कहते हुए ये 240 की सरकार है जिसमें सहयोगी दल ये भाषा कह रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? शिंदे जी बोल रहे हैं। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक शासनाध्यक्ष के रूप में उनके इस ऐतिहासिक और गौरवशाली कार्यकाल के लिए जो अभिनंदन प्रस्ताव लाया है, महाराष्ट्र और शिवसेना पार्टी उसका हृदय से पूरी ताकत से समर्थन करती है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी केवल एक नेता नहीं है बल्कि राष्ट्र सेवा के एक तपस्वी है। उनका नेतृत्व तेजस्वी और त्रिकालदर्शी है। इस महान नेतृत्व की तपस्या के सफल होने का, तपपूर्ति का आज यह गौरवशाली दिन है। इसलिए हम सब लोग खुश हैं। एनडीए के सभी घटक पिछले 12 वर्ष केवल सत्ता के नहीं थे बल्कि राष्ट्र सेवा की अखंड और अनवरत तपस्या के थे। 12 वर्षों का चमकदार, बेदाग और निष्कलंक कार्यकाल इतिहास में दुर्लभ ही देखने को मिलता है। एक भी दिन आराम नहीं, एक भी पल खुद के लिए नहीं, हर क्षण हर पल सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप एनडीए के गठबंधन दलों के नेताओं के साथ सिर्फ औपचारिक और राजनीतिक संबंध नहीं रखते, आपका हमारे साथ एक आत्मीय और पारिवारिक रिश्ता भी है। इस बात का अनुभव कई लोगों ने लिया होगा, मैंने भी खुद लिया है। एक समय था जब देश की प्रगति का मूल्यांकन आजादी से पहले और आजादी के बाद के आधार पर होता था, लेकिन आज देश में एक नई सोच स्थापित हुई है। अब लोग कहते हैं 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत भी छुट्टी नहीं ली। एक ऐसा नेतृत्व जिसने व्यक्तिगत दुख को भी राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं रखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह आज ये केवल नारा नहीं बल्कि भारत के विकास का आधार बन चुका है। तो आप देख सबका विश्वास और सबका प्रयास। साहब थोड़ा और भावुक होकर बात कर रहे हैं कि पर्सनल रिश्ता जो भी वो रखते हैं नेताओं। अच्छा, इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि शुरुआत में जितने भी लोगों को आपने सुना ये सब सहयोगी हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये सहयोगी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं। देवेंद्र, हाँ बिल्कुल, और ये जो समागम है वो एनडीए समागम के नाम से ये रखा गया है वहाँ पर, और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की ये कोशिश लगातार से रही है 240 और 2024 के इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, कि एनडीए हर चीज़ में एकजुट नज़र आए। उसके चलते पहले जब बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक सिर्फ बीजेपी की बैठक होती थी, अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक पार्लियामेंट चलने के दरमियान जो होती है वो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है। और ये वो काबिलियत नरेंद्र मोदी ने, जो आपको ध्यान हो गए, कहा था कि 2024 के रिजल्ट के बाद कि मेरे बारे में लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे कोalition की सरकार मैंने नहीं चलाई, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन एक चीज़ जो सबसे गौर करने वाली चीज़ और इसमें ये नज़र आती है ना कि कोalition की सरकार होने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने रुतबे, अपने फैसले लेने के तरीके, अपने काम करने के तरीके, इन सारी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं आया। वो कंटिन्यूटी ही वैसे नज़र आती है। और जैसे चंद्रबाबू नायडू आप देखिए जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इक्वेशन होगा। जेडीयू वालों को हम लोग देख चुके हैं, और अभी तक आप देखें तो किसी इशूज़ पे दबी जुबान भी सोर्सेज के मार्फत भी पार्लियामेंट में ये नहीं कहा जाता कि बीजेपी ऐसा कह रही है, हम इसमें सहमत नहीं है, कोई एलाइन नहीं बोलता है। अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं तो जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में वो टूट भरोसा है, वो
सच में है? अभी जो कह रहे हैं वो सच है। अभी तक दिख चंद्रबाबू रहा है। नायडू के हिसाब से अगर आप देखें तो वो अपना स्विच करने में भी पॉलिटिकली बहुत श्रूड पॉलिटिशियन के तौर पे जाने जाते हैं। आगे क्या होगा नहीं उनको पता। जबरदस्ती प्रधानमंत्री हाथ मिलाकर स्टेज तक ले आए थे, लेकिन आज वो सिचुएशन है कि चंद्रबाबू नायडू खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये बड़ा परिवर्तन भी मान सकते हैं। उनकी जरूरत भी है ना, हाँ, जैसे जरूरत भी है। आंध्र प्रदेश दोनों के लोगों की मुख्यमंत्री हैं जरूरत वो, है। और आज भी जैसे कैबिनेट ने अमरावती को लेकर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य संभाल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी के साथ आप अपना ठीक इक्वेशन रखें। और उनको ये समझ में आ गया कि बीजेपी के साथ आने का कितना बड़ा उनको फायदा मिलता है। जैसे आंध्र प्रदेश का जो रिजल्ट है वो तो नज़र आ रहा है ना। एक एलआई और मिलने वाला है कि बीजेपी को दोबारा अकाली दल? आज चर्चा है कई जगह। नहीं, वो बीजेपी के अभी तक बातचीत में मुझे टॉप सोर्सेज पे भी मैंने खंगाला था, बीजेपी की रुचि नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ, कि अकाली दल को साथ लेकर आया जाए, क्योंकि अकाली दल के बारे में जिस प्रकार से जो लीडर चला रहे हैं बादल फैमिली, उसको लेकर अब बीजेपी के नेता कोई बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं है। उनको ये लगता है कि जनता की नज़र में इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है। पार्टी के तौर पर अकाली दल का अपना एक वोट बैंक था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन लीडरशिप के तौर पर वो बैगेज ज़्यादा है। अरे ये जब हमारे देश में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ ना, ये तब से ज़्यादा लोगों के, शायद क्योंकि वो एक अच्छा खासा लंबा अरसा था, वो कम से कम 20 साल आप कह सकते हैं भाई। नरसिम्हा राव जी की सरकार भी, बल्कि 89 के बाद ऑनवर्ड ही 2014 तक सब कुछ जो था वो 25 साल हो गए। वो कोलिशन एरा ही था, तो हमारी जनरेशन ने ज़्यादा वही देखा है। तो लोगों को लगता है कि भाई डेमोक्रेटिक लीडर की पहचान तो यही है, कैसे सबको साथ लेके चल सकता है। अब उसको अपने दम पे सत्ता मिल जाएगी तो हर आदमी कहेगा ये तो ऑटोक्रेटिक हो गया। इंदिरा गांधी ऑटोक्रेटिक थी, इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू भी ऑटोक्रेटिक थे, राजीव गांधी भी ऑटोक्रेटिक थे। लेकिन अगर कोई कोलिशन लेके चल रहा है तो हाँ, ये बढ़िया आदमी है, इसको सबको साथ लेके चलना आता है। नहीं, वो तो उन्होंने साबित भी करके दिया ना कि मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। जैसे अभी देवेंद्र जी ने एक बात छोड़ा, पंजाब में कितना इंटरेस्टेड है बीजेपी। मेरा मानना है कि अकाली दल को लेकर बीजेपी उतना इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होगी कि अमित शाह जी ने एक नशा के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा, और जैसे अकाली के साथ जुड़ेंगे तो वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो पूरा वहाँ पे नशा का जो भी कारोबार है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ा हो जाएगी कि आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। अलायंस टूटने के पीछे भी जो पहले लोग बताते हैं कि यही था कि जब अमित शाह जी उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू किए थे तो सबसे ज़्यादा कष्ट अकालियों को हुआ था, ताकि उनका पैसा वही जाता था। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी पंजाब में अभी अकाली और भारतीय जनता पार्टी एक मंच पे आते हुए दिख रहे हैं। अब रही बात कि कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस भी अकाली से दूरी बनाएगी, चूंकि अकालियों का जो अभी हम लोग अपने देश का तो अकालियों के साथ क्या नहीं था, लेकिन वो हो सकता है कि भाई हमें सत्ता में आना है तो किसी के भी साथ से आ सकते हैं, लेकिन वहां पे वो चीज भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा अलायंस हो जाएगा ना, वोट ट्रांसफर नहीं। बीजेपी और अकाली में भी यही इशू है कि भाई बीजेपी का वोट तो ट्रांसफर हो जाएगा, जो हिंदू समाज का वोट है अर्बन एरियाज में, लेकिन ओवरहैंग जो है फार्म बिल्स का, हो सकता है कि भाई जो पंथिक वोटर है अकाली दल का, उसका वोट ट्रांसफर ना हो बीजेपी को, तो एक विन विन सिचुएशन नहीं है। और जैसे आप कह रहे हैं कि अलायंस पार्टनर्स भी तारीफ कर रहे हैं, भाई वो तो डेटा में है ना, 27% वोट अलायंस पार्टनर्स को मोदी के नाम पे मिल रहा है ना। अलग अलग स्टेट की अलग अलग डायनामिक्स हो सकती है। वो आप कह सकते हैं कि शायद आंध्रा में कम होगा, महाराष्ट्र में ज्यादा होगा, बिहार में ज्यादा होगा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा होगा, लेकिन 27% वोट भाजपा से भी ज्यादा अलायंस पार्टनर्स को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिल रहा है। तो वो भी जो 20, 25, 50 सीटें जीत, 50 तो खैर कोई नहीं है, 20-25 सीट जो जीत करके आ रहे हैं जो बड़े बड़े दल, उनमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि नेशनल इलेक्शन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, स्टेट के चेहरे के हिसाब से नहीं। इसलिए भी आप देखेंगे कि अलायंस पार्टनर्स का जो ये जो बात चल पड़ी है कि भाई भारत जो है 2 पार्टी रेस की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कितनी सही लग रही है बात ये आपको? देखिए, भारत में इतनी विविधता है कि 2 पार्टी रेस अभी मतलब इमीडिएट टर्म में या नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं दिख रहा है। अभी हम अगर अभी की भी बात कर लें कि ये सारे पार्टीज जो हार रहे हैं, जैसे मान लें तृणमूल कांग्रेस है या एनसीपी है, ये मर्ज कर जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी से ही टूट करके निकले तो इनकी घर वापसी है। अब डीएमके है, टीवीके है, अब ये क्या कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो रहे हैं या 2 पार्टी सिस्टम हो सकता है क्या? 2 अलायंस सिस्टम हो सकता है, वो तो 2024 में हमें देखने को मिला ही है लार्जली। लेकिन मेरा ये मानना है खास करके कि 2027 के चुनाव के बाद, अभी सब गुडी गुडी बातें हो रही हैं, अगर 2027 के चुनाव में विपक्ष को झटका लगता है बड़ा, तो देखिएगा फिर से सुर जो हैं वो रीजनल पार्टीज के लीडर्स के बदल जाएंगे। अच्छा, हम लोग ये बात तो अक्सर कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ 12 साल में कितना पीक क्या था, आज उसमें से आज कहाँ पहुंचे हैं,
ऑपोजिशन की बात हम लोग नहीं करते, मैं पूरे ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं। इस वक्त ऑपोजिशन इज एट इट्स वीकेस्ट आप मानते हैं या नहीं? इससे बुरा दौर भी ऑपोजिशन का हम पिछले 12 सालों में देख चुके हैं। नहीं, अब संख्या के हिसाब से देखेंगे तो ऑपोजिशन इज नॉट एट द वीकेस्ट, लेकिन जो आपने डेटा बताया, जो परसेंटेज ऑफ कंट्रोल ओवर गवर्नेंस 70%, उसके हिसाब से देखेंगे तो ऑपोजिशन, क्योंकि जो गढ़ रहे हैं ऑपोजिशन के, जो गढ़ रहे हैं, ओडिशा ऑपोजिशन तो नहीं, नॉन अलाइंड पार्टी थी, बट फिर भी विपक्ष के पास ही था, और बंगाल, ये दो जो ईस्ट में जो एक रीजनल पार्टीज का डोमिनेंस था वो कमज़ोर हुआ। और बीजेपी जहां पर 10-10, 15-15 साल से सरकार में थी और ऐसी अपेक्षा थी कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वो हार जाएगी, वहां पर भाजपा जीत करके आ गई। हरियाणा, बिहार, असम, महाराष्ट्र, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रो इनकम्बेंसी कोड जो है वो क्रैक कर लिया है। दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में कंट्री चल रहा है। जहां भाजपा की सरकार है वहां प्रो इनकम्बेंसी वेव चल रहा है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रही है, और एंटी इनकम्बेंसी भारी मात्रा में चल रही है कि 2/3, 3/4 मैंडेट मिल रहा है जो भी जीत रहा है। तो ये एक बहुत ही डाइवर्जेंट पैटर्न है जो कि गवर्नेंस को भी दिखा रहा है। ये आपकी सेंस में ये जो प्रो इनकम्बेंसी वाली बात है, ये उन स्टेट्स, लक्ष्य तो बीजेपी का जरूर होगा, लेकिन क्या मुमकिन है जो बदलती रहती है? राजस्थान बदलता है, छत्तीसगढ़ बदलता ही आया था अभी तक, उत्तराखंड है बदलता है, यूपी तो चलिए 2 बार से इधर है, अदरवाइज यूपी वोलेटाइल, पॉलिटिकली तो बहुत वोलेटाइल स्टेट रहा है। बीजेपी ऐसी स्टेट्स में भी प्रो इनकम्बेंसी प्रूव कर सकती है क्या? कर ही रही है। जैसे उत्तराखंड में भी आप देखें तो 2 बार हो चुका है, यूपी में भी 2 बार हो ही चुका है। राजस्थान एक चैलेंज ज़रूर ये रहता है कि राजस्थान में वो चेंज हो जाता है, और अभी भी आप देखें तो राजस्थान की जो लीडरशिप है, इस लीडरशिप के सहारे आप उस तरह की चीज़ को रोक दें, ऐसा मानने वाले कम लोग मिलेंगे आपको। ज़्यादातर इस बात को कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर तो समस्या है, राजस्थान में डायनामिक मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसमें बहुत ज़रूरी ये होता है कि जैसे प्रो इनकम्बेंसी होना तो मुख्यमंत्री पॉपुलर हो, वो अपनी पॉपुलैरिटी पे, बाकी अगर सरकार को लगे कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो भी तो उसको खींच दे, वो होता वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और ये कोशिश ज़रूर लेकिन बीजेपी की रहती है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार बैठकों में भी इस बात को कहते हैं कि हमारी सरकार का तो मतलब यही है कि अगर एक बार आ जाएँ तो फिर बार बार आएँ। आपको ये नहीं होना चाहिए कि एक बार आ गए और अगली बार नहीं आ रहे, ये एक्सक्यूज़ वो लेते नहीं। तो निश्चित तौर पर वो चैलेंज है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ और आप देखें कि जो अपोजिशन वाला है ना, कि सारे एक तरफ पार्टियां निश्चित तौर पर नहीं होंगी, 2 पार्टी सिस्टम तो हो ही नहीं सकता भारत जैसे देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी समर्थक और नरेंद्र मोदी विरोधी ये हो चुका है। ठीक, ये तो हो चुका है, ये हो चुका है। और इसमें बीजेपी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लान तक पे काम करते हैं कि सारा अपोजिशन एक हो जाए और बीजेपी अपने दम पर 50% वोट की हिस्सेदार हो। उस तैयारी, उस जुनून के साथ, जैसे बहुत सारे दल तो अभी इनके साथ हैं, लेकिन तैयारी करने का इनका जो तरीका होता है वो ये ध्यान में रख के कि एक समय आए कि अगर सारा अपोजिशन भी अगर एक हो जाए तो हम अपने दल पर 50% वोट लेके आ सकें। तो उस सोच, उस विजन के साथ मैं तो फिर भी 2 पार्टी रेस की बात कर रहा हूँ। लोग तो कहते हैं, मोदी जो विरोधी हैं उनके, वो तो कहते हैं कि ये तो 1 पार्टी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, देश में कोई और रहे ही ना, चाइना मॉडल लागू करेंगे। नहीं, मतलब वो इनफैक्ट उससे रियलिटी से कोसों दूर रहता है। ये पेंट करना बड़ा आसान हो जाता है, इनके केस में तो बहुत ही आसान हो जाता है कि जैसा कि आपने कहा कि बाकी पहले अगर अपने दम पे आ जाए तो ठीक है, और आपके प्रधानमंत्री का पद ऐसा हो कि कोई टॉम, डिक एंड हैरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई छोटा भी दल का आदमी आके आपके कुर्सी को, प्रधानमंत्री की कुर्सी के, व्यक्ति की बात नहीं होती, उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहने लगे, उसको अपने अलायंस के दम पे धौंस दिखाने लगे, तो ये अच्छी चीज़ होगी क्या? तो वहाँ पर तो आप देखें कि प्रधानमंत्री इस मामले में एकदम क्लियर रहते हैं कि जिस पद पर जो व्यक्ति है, और ये पार्टी संगठन में भी आपने देखा होगा कि नितिन नवीन जी को जितना वो तरजीह देते हैं, उसके पीछे मकसद क्या होता है? मनोज जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। आज एक रिकॉर्ड टूटा है, अभी मोदी जी के नाम और रिकॉर्ड होने हैं आपके हिसाब से? काफ़ी ज़्यादा हो गए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे निर्णय भी हैं जिसको लेंगे, और ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि सरकार ने अब तक कितने महत्वपूर्ण निर्णय, और जो जिसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये नहीं हो सकता, उसे भी इसने सरकार ने किया। अभी ऐसे और बहुत सारे काम पड़े हुए, और मुझे लगता है कि ये 27 के पहले वो सारी चीजें दिखेंगी। 27 से पहले ही दिखेंगे। मैं 29 तक की बात नहीं कर रहा हूँ, 27 के पहले। अब जैसे देवेंद्र जी ने बोला, हर चीज़ों का हम लोगों ने दिया कि भाई सरकार के विरुद्ध कैसे काम होता है। बिहार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पे सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री पे इतने सारे विवाद हुए, और वहां पे एक ऐतिहासिक जीत कर लेकर आना। जी,
ये बहुत सारा, और उसके बाद अलायंस के साथ तालमेल बैठाकर नीतीश को यहाँ ले आना, अपने मुख्यमंत्री को बैठाना, ये सब एक पॉलिटिकल निर्णय के ऊपर। ये तो क्या दिन नरेंद्र मोदी के नाम है ही रिकॉर्ड के लिहाज से, और आपने कहा भी और बहुत बड़े रिकॉर्ड और काम हमें देखने को मिलेंगे, तो हम इंतजार करते हैं सर। मनोज जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप आए। अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र शुक्रिया आपका भी।